नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम समझ लेते हैं क्या होता है। सो बेसिकली इस पीपीटी में जो भी मैंने शो किया है ये कोई प्रॉपर पीपीटी मैंने नहीं बनाई है। ये ना ही कि ये नोट्स है, बस मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुनते जाइए और बाकी आप अपने सामने अपनी बुक्स खोल के रखिए या फिर आपके पास जो बुक होगी उससे पढ़ने की कोशिश करिए। ये बस मैंने एक एज ए वीडियो डालने के लिए थोड़ी बहुत पीपीटी में नोट्स डाल दिए हैं। बाकी इसमें जो मैं टॉपिक कवर करूंगी वो सारे मैं बताऊंगी आपको, वो बस आप सुनते रहिए और सुन के समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं बताऊंगी आपको पहले कि व्हाट इज नेशनल इनकम, दूसरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ये टॉपिक कवर करूंगी। मेथड मेजरिंग जो है नेशनल इनकम का वो क्या है, फिर कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, फिर रिलेटेड एग्रीगेट बताऊंगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो है नेशनल इनकम से, जैसे कि आपका सीएसओ एनएसओ, ये सारी चीजें किससे हम मेजर मतलब कौन हमारे नेशनल इनकम को निकालता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सब इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम पहले कि नेशनल इनकम क्या है। तो बेसिकली नेशनल इनकम को हम डिफाइन करते हैं टोटल नेट अर्निंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 ईयर, ठीक है। जितना भी हमारे मतलब जो भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस हमारी कंट्री में 1 साल के अंदर में आती है, ठीक है, उसके वैल्यू को जो काउंट करते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब यूजुअली हम एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं जो कि 1 ईयर का होता है, ठीक है। उसमें जो नेट अर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक। ये जो नेशनल इनकम क्या क्या इंक्लूड करता है, ये सम ऑफ टोटल रेंट होता है, इसमें वेज इंक्लूड होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है, इन सारे को इंक्लूड करके हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। जैसे कि रेंट में क्या क्या, जैसे इनकम फ्रॉम लैंड, अगर किसी लैंड को आप किराए पे रखे हो या किसी चीज के लिए दिए हो, वो जो इनकम आ रही है वो आपकी, ठीक है। फिर वेज अर्नड बाय वर्कर और लेबरर्स, जो वेज लाते हैं, ठीक है। फिर प्रॉफिट में आपका अर्न बाय एंटरप्रेन्योर्स। फिर थर्ड इज इंटरेस्ट जो कि कैपिटल से आपको मिलता है। ये सारी चीजों को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली नेशनल इनकम का हम अगर फॉर्मूला देखें तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्स माइनस एम, ठीक है। तो ये आपका ये जो फॉर्मूला है ये हम नेशनल इनकम का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का जो है उसको बेसिकली लेते हैं, जिसमें कि हमारा जो है सी इज फॉर कंजप्शन, ठीक है, आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड जी इज फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्स इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स विच मीन्स ये जो एक्स है वो आपका एक्सपोर्ट है, एम जो है इम्पोर्ट को डोनेट करता है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर अ नेशनल इनकम, ठीक। अगर हम देखें नेशनल इनकम को हम मेजर्ड किससे किससे कर सकते हैं, तो ये जीएनपी से भी कैलकुलेट होता है, जीडीपी से भी कैलकुलेट होता है, जीएनआई से भी कैलकुलेट होता है, एनएनपी से भी कैलकुलेट होता है, एनएनआई से भी कैलकुलेट होता है, और पर कैपिटा इनकम पीसीआई से भी होता है, ठीक है। बेसिकली जो जीएनपी है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट में कितना मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो हमारा, उससे भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जीडीपी से, फिर ग्रॉस नेशनल इनकम से, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट से और नेट नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम। ये मैंने जो अभी शॉर्ट फॉर्म बोले उनके फॉर्मूला है, ठीक है। पर हम कॉमनली यूज किसे करते हैं, तो जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। हम पहले समझ चुके हैं नेशनल इनकम का बेसिक इंट्रोडक्शन, आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो 3 सेक्टर भी है, 2 सेक्टर भी है, 4 सेक्टर भी है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो क्या होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर्म्स को, ठीक है। कौन सी सर्विस, लाइक लेबर प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर, लैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है, और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरेबिलिटी जो होता है वो सब क्या कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब हम लोग जो है वो हम किसी इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करते हैं, अपनी लेबर प्रोवाइड करते हैं। तो फिर जो फर्म है वो क्या करता है, वो हमें रिटर्न में क्या देता है, मनी देता है, वेज देता है, हम जिससे रिसीव करते हैं पेमेंट को, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है हमारा कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है अपनी सर्विस, लेबर, लैंड, कैपिटल और अपने स्किल्स प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म को। और सेकंड स्टेज में क्या होता है कि बिजनेस फर्म हमें पे बैक करती है उसको एक मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। हमें मॉनेटरी टर्म में हाउस होल्ड कोई वो एज ए फॉर्म ऑफ किस में, हमें अगर कोई बिजनेस है वो हमें किस फॉर्म में रिटर्न कर सकती है, तो वेज में रिटर्न करती है, रेंट में रिटर्न करती है, इंटरेस्ट के थ्रू या प्रॉफिट के थ्रू वो हमें एज ए रिटर्न पे करती है, ठीक है।
तो अगर हम देखें थर्ड स्टेज जो आता है, जो रिसीव्ड होता है हाउस होल्ड, जो मनी हाउस होल्ड को रिसीव्ड होता है, वो स्पेंड करता है गुड एंड सर्विसेज में अपनी कंजप्शन के लिए, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। लेकिन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए? वही गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसी में तो हम एक्सपेंडिचर करते हैं। और जो टाइम हम फर्म जो प्रोवाइड करता है हमें गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड को, जो देखो सिंपली क्या होता है कि पहले हम अपना स्किल प्रोवाइड करते हैं उनको, अपना लेबर प्रोवाइड करते हैं, वो हमें पे बैक करते हैं मनी में, फिर हम सेम मनी को यूज करते हैं उन्हीं के प्रोड्यूस गुड्स को खरीदने में, ठीक है। फिर हम एक फॉर्म में उनको अपनी मनी रिटर्न कर रहे हैं। जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं वो अपनी कंजप्शन की चीजें भी तो खरीदते होंगे, ठीक। तो मनी जो है फ्लोज हो रही है बिजनेस फॉर्म से हाउस होल्ड, से हाउस होल्ड तक, फिर हाउस होल्ड से बिजनेस फॉर्म तक। तो ये मतलब क्या है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक। अगर इसको इससे बेसिकली कह सकें कि मनी फ्लोज फ्रॉम बिजनेस फर्म टू हाउस होल्ड पेमेंट फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन इट फ्लोज हाउस होल्ड टू फर्म व्हेन हाउस होल्ड परचेज एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। दिस मनी फॉर्म या दिस मनी फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे होती है इस सर्कुलर फ्लो में? तो हम देखेंगे कि कंजप्शन के साथ साथ हाउस होल्ड जो है सेव भी करता है अपनी इनकम को, कुछ कुछ पोर्शन। जैसे हम कभी भी अपनी वेज पूरी टोटल नहीं खर्च करते, हम उसमें से कुछ अमाउंट सेव करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन नेचर है। सो व्हेन हाउस होल्ड सेव एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन क्या होता है कि जब हम सेव करते हैं तो डिक्लाइन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है मनी जो फर्म को रिसीव्ड होती है, क्योंकि हमें मनी ने जितना भी फर्म ने पे किया है उसे हम पे बैक अगर करते रिटर्न में, उतना खर्च करते, फिर वो फर्म के पास जाती ना मनी। सो अब नाउ दैट द क्वेश्चन इज दैट कि जब हम सेव कर लेंगे कुछ पार्ट ऑफ मनी, तब तो फिर मनी सर्कुलेट होने में रिडक्शन हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रिसिव्ड करता है फॉर्म्स, मनी जो होता है डिक्लाइन कर देता है, लेकिन यही मनी जो होता है, क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो हाउस होल्ड है वो जमा कर देता है, ठीक है। वो एक सेव करता है जिससे कि उसको इंटरेस्ट मिले। तो ठीक क्या, तो जो लेस मनी हमारा फ्लो हो रहा था हाउस होल्ड से, फॉर्म से, तो अगर अगर ऐसा होता तो फिर क्या होगा कि फॉर्म जो है हायरिंग रिड्यूस कर देगा, अपने प्रोडक्शन ऑपरेशन को कम कर देगा, ठीक है। तो सेविंग हमेशा क्या करता है, लीकेज पैदा करता है इकोनॉमी सिस्टम में, तो इसीलिए हम कहते हैं सेविंग को एक लीकेज भी मानते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन मानते हैं, ठीक। तो सेविंग इकोनॉमी में जो क्या करता है कि एग्रीगेट स्पेंडिंग और इनकम को फ्लो होने से मतलब बैक कर देता है, ठीक है। लेकिन जो ये चीजें कैसे बैलेंस्ड हो जाती हैं ड्यू टू फाइनेंशियल मार्केट, जो बैंक्स हैं, स्टॉक्स हैं, मार्केट इंश्योरेंस, इन सब में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर से वो न्यू फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो मनी है वो कन्वर्ट होके आ जाती है बिजनेस फर्म के पास, ठीक है। जो फाइनेंशियल मार्केट और सेविंग फ्लो बैक टू द बिजनेस फर्म who borrow and invest them into a new form of investment, ठीक है। thus the saving which is leakage in the system, जो सेविंग हमारे लिए लीकेज का काम कर रही थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, सिस्टम में, वो क्या करती है कि बैक आ जाती है अपने सिस्टम में, और किस फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, ठीक। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर फ्लो। बेस सिंपली जो इसका मतलब ये है कि अगर हम सेव करेंगे तो लीकेज पैदा होगा इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि जितना मनी फॉर्म, बिजनेस फॉर्म ने आपको दिया है वो रिटर्न बैक भी चाहेगा, कि उसी से तो बैलेंस इकोनॉमी फ्लो होती रहेगी। हम बहुत ज्यादा सेव करते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की, ठीक है। लेकिन सो दैट्स वाई कि उसके बीच में जो हम सेव करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट का काम करता है। जब हम अगर बैंक में उसको जमा करते हैं तो बैंक एज ए एसेट यूज करती है न्यू फॉर्म में, ठीक है। तो फिर रिडक्शन नहीं होता है इकोनॉमी में मनी का, फिर सेम मनी जो है फ्लो होती रहती है, ठीक। तो सेविंग जो लीकेज का काम करता है बैंक में जाने के बाद बैक हो जाता है सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जो कि इंजेक्शन का काम करता है, ठीक। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? हमने पहले 3 सेक्टर इकोनॉमी देखा, ठीक। फिर हमने आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट सर्कुलर फ्लो देखा, फिर अब हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे सर्कुलर फ्लो होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को नंबर वेज में, मतलब बहुत सारे वेज में अफेक्ट करती है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, वो किस फॉर्म में आता है? टैक्सेस के, स्पेंडिंग के, बोरोइंग के फॉर्म में आता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है परचेस करती है गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड से एंड फॉर्म से, ठीक है।
तो गवर्नमेंट जो है फाइनेंस करती है अपने एक्सपेंडिचर को, ठीक। कैसे फाइनेंस करती है अपने एक्सपेंडिचर को? तो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस के थ्रू, बोरोइंग के थ्रू जो है वो पैसा इकट्ठा करती है, फिर वो अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करती है। तो इससे क्या होगा कि मनी जो है फ्लो होता है हाउस होल्ड और फॉर्म में, ठीक है। गवर्नमेंट के थ्रू जो है मनी फ्लो होता है हाउस होल्ड एंड फॉर्म के थ्रू में, और गवर्नमेंट अपने लिए कहाँ से लेती है? टैक्स के टर्म में, ठीक। तो other form of money flow from household and firms to government is in form of borrowing through financial market, ठीक। फिर गवर्नमेंट जो पे बैक करती है हाउस होल्ड एंड फर्म को किस तरह से, मतलब देखो सिंपली, जो गवर्नमेंट है उसके पास एक्सपेंडिंग कहाँ से आएगी? तो टैक्सेस और बारविंग के थ्रू, ठीक। तो गवर्नमेंट तो मान लो हमसे ले लिया, फिर गवर्नमेंट हमें पे बैक भी कुछ करती है, जैसे हर इकोनॉमी तभी चलेगी जब लेन देन होगा, ठीक है। तो पे बैक गवर्नमेंट हमें पब्लिक गुड के थ्रू करती है, हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, नेशनल डिफेंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है जो हमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने में काम आते हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल पॉलिसी है वो क्या करती है गवर्नमेंट की? वो हेल्प करती है एक गाइडिंग फोर्स की तरह, ठीक, कि हाउ मच मनी इट शुड बी स्पेंट टू सपोर्ट द इकोनॉमी एक्टिविटी एंड हाउ मच रेवेन्यू इट मस्ट अर्न फ्रॉम द सिस्टम टू कीप द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी रनिंग स्मूथली, ठीक है। क्लियर? अब हम आते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग इनकम। तो मेजरिंग जो नेशनल इनकम को मेजर करने का जो है वो 3 है। पहला है आपका प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा है हमारा इनकम मेथड, ठीक है। तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक। तो प्रोडक्शन मेथड में बेसिकली जीबीएएमपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड हम काउंट करते हैं, या उसको हम कह सकते हैं जीडीपीएमपी भी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और इनकम मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी जो कि है हमारा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एन एन मतलब नेशनल, दूसरा एन मतलब नेट, या डी हो गया यहाँ पे तो डोमेस्टिक, और ये जो पी है हमारा प्रोडक्ट है, ठीक। तो और तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जो कि जीडीपीएमपी से निकलता है। तो हम देखते हैं पहले प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है ना कि नेशनल इनकम जो है क्या है? नेशनल इनकम है सम ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो कंट्री का मतलब आउटपुट जो है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करके और उनके डिफरेंस का ग्रॉस आउटपुट एंड नेट आउटपुट के डिफरेंस को मतलब बताती है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो एडजस्ट करती है, मतलब यूज टू एडजस्ट जीडीपी विच इज अ की इंडिकेटर ऑफ नेशन टोटल इनकम। देखो सिंपली जो कि जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है अगर उसको भी हम काउंट कर लेंगे तो डबल काउंटिंग का आ जाएगा, मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट्स वाई क्या होता है कि अगर हम मान लो स्टेज वाइज काउंट करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक रॉ मटेरियल पे जो टैक्स है, सब्सिडीज है, उसको हम काउंट करते हैं, तो फिर अगर हम उसके बीच में भी फिर अगर मान लो वो जो बिस्किट है वो ब्रेड बन जाए, ठीक है, नहीं सॉरी, जो व्हीट है वो जो है आपका ब्रेड बन जाए, ठीक है। तो हमने व्हीट में ब्रेड बनाने का जो प्रोसीजर था हमने लाइन वाइज लाइन उसके जो टैक्सेस थे वो सारे हमने काउंट कर लिया, ठीक है। अगर ब्रेड व्हीट से आटा बने और आटा से ब्रेड बने, फिर हम अगर आटा पे भी टैक्स लगा दें तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी? तो फिर ये डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। जब वो आटा बना उसके स्टेज वाइज पे हम टैक्स लगा के उसको काउंट कर दिए, ठीक है, वैल्यू एडिट कर लिए। लेकिन अगर फिर वो आटे को हम काउंट करें एंड देन अगेन फिर हम फाइनल गुड जो हमारा ब्रेड बनेगा उस पर भी टैक्स काउंट करें तो इट्स टू मच लेंथी और फालसी प्रोसीजर, ठीक है। दैट्स वाई हम वैल्यू एडेड में क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। या इसमें क्या अभी हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट में क्या आता है कि प्रोडक्शन मेथड में दो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। फाइनल आउटपुट में आपका सेल आएगा और चेंज इन स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक, ठीक। तो फॉर्मूला अगर हम देखें जीवीएएमपी की वैल्यू एडेड की, तो क्या होता है कि जीडीपी माइनस सब्सिडीज माइनस टैक्स, ठीक है। जीडीपी माइनस सब्सिडीज माइनस सॉरी जीडीपी प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्स, ठीक है। तो सब्सिडीज मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या कैलकुलेट होता है कि जो भी हमें सब्सिडीज मिली है वो तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन जो हमारे टैक्सेस लगे हैं, ठीक है, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जीडीपी प्लस हम क्या करेंगे कि टैक्सेस सब्सिडीज करेंगे और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो वैल्यू एडेड है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है।
और जीवीएमपी को ही हम जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसको जीडीपी मानते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मानते हैं, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनएमपी, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, जीडीपी माइनस जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ठीक। देखो जैसे इस यहाँ पे मतलब एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट और यहाँ पे जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि जो नेशनल है और ग्रॉस है, नेशनल सॉरी नेट है और ग्रॉस है। नेट मतलब कि व्हाट इज दैट नेट, नेट विच मीन्स कि प्रॉपर कितना आया, ठीक है, उसको मतलब नहीं है कि आपका कितना मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेट मतलब क्या होता है कि प्योर कितना है, ठीक है। तो प्योर में क्या मतलब है कि उसमें से डेप्रिसिएशन हम हटा देंगे कि भाई पहले कार की दाम मतलब 5 लाख थी, अभी उसकी दाम 10,000 हो गई है, तो हम नेट लेंगे ना उसका, जो हम वैल्यू एकदम जो कैलकुलेट करेंगे वो रियल वैल्यू करेंगे, उसकी कार की दाम को 5 लाख नहीं बल्कि 10,000 लेंगे। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ नेट नेशनल प्रोडक्ट। बट अपोजिट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एवरीथिंग इज काउंटेड ऑन द ओरिजिनल फॉर्म, ठीक। उसमें वियर एंड टीयर नहीं काउंट करते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम इनकम मेथड और नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम इनकम मेथड से कैलकुलेट करने का, तो ये क्या है कि सम ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब नेशनल इनकम इनकम मेथड में क्या कैलकुलेट होता है कि जितना भी नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जो भी सिटीजन है इंडिया के, वो या जो भी रह रहे हैं इंडिया में, उनका उनका इनकम जो एक फाइनेंशियल 1 ईयर में कितना अर्न हो रहा है टोटल वैल्यू, उसको हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये सारे आ जाते हैं इस मेथड में, ठीक है। तो इनकम मेथड मतलब क्या, 3 टाइप के हो जाएंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, फिर दूसरा होगा ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको ओएस से रिप्रेजेंट करते हैं, मिक्स्ड इनकम मतलब एमआई, ठीक है। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में मतलब क्या, इनकम कैसे मिलता है, अगर किसी एम्प्लॉय को मिलना हुआ है किसी भी, आप अगर फॉर्म में काम कर रहे हो तो आपको कैसे मिलेगा, पहला सैलरी के थ्रू, वेज के थ्रू, या वेज इन काइंड, मान लो आपको बोनस मिल गया, ठीक है, वो आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। फिर दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस में आप क्या क्या ले लोगे, रेंट मिल जाएगा आपको, रॉयल्टी मिल गई, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। मिक्स्ड इनकम में क्या होगा, इनकम फ्रॉम ए स्मॉल बिजनेस। फिर उसके बाद हम आते हैं, अगर प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में और टैक्सेस को भी काउंट कर लेते हैं हम, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, ये सब, ठीक है। तो नेशनल इनकम इनकम मेथड से कैसे निकलता है, तो एनएनपीएफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट पे हम लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट को, उसको हम एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है नेशनल इनकम इनकम मेथड से। तो देखो क्यों नेट एनएफआईए होता क्या है बेसिकली, तो एनएफआईए कुछ नहीं है, मतलब जो हम कमा रहे हैं, जो मतलब फॉरेन रेसिडेंट जो है वो अगर हमारे यहाँ से कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो बाहर के लोग हैं हमारा कमाने गए हैं, इंडिया के जो हैं वो यूएसए में कमा रहे हैं, तो हम उनको इंक्लूड करेंगे अपने नेशनल इनकम में। लेकिन जो फॉरेन के लोग हैं हमारे इंडिया से कमा के ले जा रहे हैं, मतलब अपने यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो यही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट निकालना है हमें, ठीक। फिर अगर हम देख ले ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम जो होता है वो क्या करता है कि मेजर करते हैं सरप्लस को, ठीक, जो कि प्रोडक्शन में प्रोसेस में सरप्लस होता है, ठीक है, और उसमें डिडक्ट कर देते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटरेस्ट चार्ज को, ठीक है। और रेंट और अदर प्रॉपर्टी इनकम जो होता है पेएबल होता है फाइनेंशियल एसेट पे, लैंड और अदर टेंजिबल नॉन प्रोड्यूसिंग एसेट्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन अ प्रोडक्शन। फिर एक्सपेंडिचर मेथड में आता है इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक। एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट है, जिसका हम बता चुके हैं, वेयर सी इज कंजप्शन, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एंड एक्स इज नेट एक्सपोर्ट, एम इज नेट इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम इंक्लूड करते हैं क्या क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब एक ब्रॉड व्यू है ना ये सी प्लस आई, मतलब अब कंजप्शन में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, कंजप्शन में आप प्राइवेट कंजप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, फिर गवर्नमेंट का कंजप्शन इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल कंजप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल मतलब अब ये क्या इन्वेस्टमेंट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद
नेट एक्सपोर्ट में तो मान लो बस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसका एक और फॉर्मूला बनता है कि जिसमें जिसमें जीडीपी एमपी मतलब नेशनल इनकम कैसे हम निकालेंगे। तो पीएफसीई मतलब पीएफसीई मतलब यहाँ पे देखो आप, वेट, अगर हम देखें तो जीडीपी जो है हमारा वो किससे निकल सकता है। जीडीपी में हम जोड़ सकते हैं पीएफसी विच इज अ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसमें हम ऐड कर दें प्लस अगर हम उसमें कर दें क्या चीज कि सॉरी प्लस हम उसमें कर दें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जीएफसी, ठीक। उसमें उसके बाद हम अगर प्लस कर दें आपका वो जीडीआई मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, प्लस हम नेट एक्सपोर्ट प्लस कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। तो ये दो तरह से है, अगर जिस हिसाब से आपका अगर दिया हुआ है कंजप्शन उसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सीएसओ, सॉरी सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है। ये नेशनल इनकम मेजर करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो न्यू दिल्ली में है उसके अंतर्गत आता है। सीएसओ जो है कोऑर्डिनेट करता है अपने स्टैटिकल एक्टिविटीज के लिए, अपने स्टैटिकल स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यही सीएसओ जो है वो अपना वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, ठीक है। अगर हम मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में मतलब कॉन्सेप्ट समझें दोनों का तो क्या है। तो बेसिकली जो फैक्टर कॉस्ट है ना, जो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अरे जीडीपी एमपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या है। सो ये कुछ नहीं, सिंपली फैक्टर कॉस्ट मीन्स लैंड लेबर कैपिटल, ये सारे को इंक्लूड जो करता है वो फैक्टर कॉस्ट हो गया। मार्केट प्राइस में हम वो इंक्लूड करते हैं, जैसे जब चीजें मार्केट में जाती हैं उसमें जो टैक्सेस की छूट होती है या टैक्सेस इंक्लूड एक्स्ट्रा हो गए अगर किसी प्रोडक्ट पे, उन सबको फाइनल जो कैलकुलेशन होता है वो हम मार्केट प्राइस में, जो मार्केट में बिक रहा है प्राइस पे, कोई प्रोडक्ट जो मार्केट के प्राइस पे जो बिक रहा है उसको हम कहते हैं मार्केट, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट जो है इज फ्री फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट मतलब सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस से फ्री होता है। फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड करता है। लाइक जैसे कि अगर हम देखें तो अगर फैक्टर कॉस्ट को हम देखें तो प्रोडक्शन ये प्लस करता है, लेकिन कौन से टैक्सेस और सब्सिडी जो प्रोडक्शन में यूज हुए हैं, जो हर स्टेज वाइज यूज हुए हैं। अगर किसी रॉ मटेरियल पे सब्सिडीज मिली है या किसी रॉ मटेरियल पे टैक्सेस लगे हैं तो उसको फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड करेगा, लेकिन प्रोडक्ट के टैक्सेस और प्रोडक्ट के सब्सिडीज को नहीं इंक्लूड करता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है। प्रोडक्शन में हमने अगर ब्रेड बनाते हुए वीट पे टैक्स लगे हैं, वीट पे सब्सिडी मिला है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब मार्केट प्राइस है वो फाइनल प्राइस है। मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे, जो ब्रेड बन गया है उस पे गवर्नमेंट क्या अगर छूट देती है तो उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं देती है तो उसको तो भी इंक्लूड करेंगे, मतलब सब्सिडी देती है तो सब्सिडी, टैक्स लगाती है तो टैक्स इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है प्रोडक्शन और प्रोडक्ट का, दोनों फैक्टर और मार्केट प्राइस में, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इंक्लूड करता है इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट जो हो जाएगा अगर हम देखें तो जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट अगर हो जाएगा तो प्रोडक्शन टैक्सेस, सॉरी बेसिक प्राइस अगर हम देखें, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस निकाले किसी भी गुड का तो उसमें क्या इंक्लूड करेंगे कि जीबी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक। जो प्रोडक्शन टैक्सेस लगे हैं और उसमें से हम माइनस कर देते हैं सब्सिडीज को तो हमारा नेट निकल जाता है। फिर वही सिमिलर टू द मार्केट प्राइस जिसमें हम क्या करते हैं कि बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, ठीक। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है कि वहाँ प्रोडक्शन के टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करेंगे प्रोडक्शन के, और मार्केट प्राइस में फैक्टर नेट इनडायरेक्ट मतलब मार्केट प्राइस में हम प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे प्रोडक्ट सब्सिडीज में से, ठीक है। जिसको ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज है ना उसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। नेक्सट है हमारा डेप्रिसिएशन, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है।